मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के इस स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की क्लासेस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को देखेंगे। यानी मेरी क्लासेस जो पिछली हो रखी थी लास्ट प्रीवियस वीडियो, वो एनपीओ का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल हम लॉन्ग टाइप लेके आए थे। वो कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन था। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज हम सीखेंगे क्लास 12th में एनपीओ के बाद जो दूसरी चैप्टर चलती है पार्टनरशिप का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप के में बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कैसे कैसे अकाउंटिंग प्रक्रिया को यहाँ अपनाया जाता है, कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मैं सोल ट्रेड के साथ पार्टनरशिप के बीच में कुछ संबंध बताऊंगा, कुछ डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों बातों को समझने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे आप सभी से। समय अब विपरीत होते जा रही है, मतलब हमारा गाँव, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज अब असुरक्षित होते जा रहे हैं। वजह बस इसका इतना है, आप सभी जानते भी होंगे कि अब शहर से लोग जो गांव आ रहे हैं, मजदूर लोग, उनके थ्रू चाहे जो भी कोई रास्ते में आ रहे, ऐसा नहीं कि उनको कोरोना है, वो रास्ते में इन्फेक्टेड होके आते हैं। मैं लाइव फेसबुक के माध्यम से छोटा सा संदेश भेजा था आपने, जब मेरे गांव को सील किया गया था, मेरे एरिया को, तो मैंने उस दौरान बताया था उसके व्यूज़ 2500 यानी 2500 से ज़्यादा लोगों ने देखा, 35 लोगों ने शेयर भी किया। मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि इतने सारे लोग हमें उस पर प्रशंसा करेंगे, काफ़ी बढ़िया लगा था। मेरा छोटा सा संदेश था उस वीडियो के माध्यम से कि आपके आस समीप या आपके घर के कोई सदस्य अगर वो बाहर से आ रहे हैं, कहीं से, किसी भी दूसरे शहर से, आप उनको कम से कम 21 डेज़ के लिए आसपास के अपने घर से दूर एक बगीचे में रखिए। उनको खाना, हेल्दी फूड दे आइए, रोज़ डेली बेसिस पे मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट दे आइए, लंच दे आइए, डिनर दे आइए, जिससे वो इस दिन अगर स्वस्थ रहते हैं फिर उनको अपने घर लेके आइए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो भी शहर से आ रहे हो डायरेक्ट अपने घर चले जा रहे हैं। ऐसे में कई बार वो पॉजिटिव भी निकलते हैं, तो अब समझिए वो तो उनकी लाइफ तो अनसिक्योर्ड हो ही जाता है, उनकी तो मृत्यु हो भी सकती है, यानी तबीयत खराब होगी, उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को, उनके घर में जो बुजुर्ग होंगे वो जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई आ रहे हो, आपके फैमिली में कोई आ रहे हो, तो उनको कम से कम अपने घर से कुछ दिन के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए आप घर से बाहर रखिए। तब तक वो स्वस्थ रहते हैं, उनको खाना पीना देते रहिए सही टाइम पे, फिर उनको आप घर लेके आइए, फिर आप सभी नॉर्मल जिए लाइफ, अपने जो डेली बेसिस का आपका रूटीन है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप सभी अपने घर में ही रहिए। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने इस टॉपिक को देखते हैं, जिसका क्या नाम है, पार्टनरशिप। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप को समझाते हैं हम। पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ते हैं। यानी अब हम बता देंगे सबसे पहले कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो समझिएगा, हम जब बेसिक लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग का पहला वीडियो दिए थे, मैं खुशी की बात बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के बने हुए 8 to 9 मंथ्स हो। मैं कोरोना के चलते हाल ही से इस चैनल से नहीं जुड़ा हूँ, बल्कि 8 to 9 मंथ्स हो गए, और हमारे उस फर्स्ट वीडियो का व्यूज़ 700+ 70 लाइक्स, काफ़ी आप लोगों से, यानी आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। दैट्स मैं बताना चाहूँगा आज के दिन कि इसके साथ, यानी उस बेसिक लेक्चर में हमने बताया क्या सब था कि क्या होता है कंसर्न, यानी बिजनेस कंसर्न होते क्या है, वहाँ पे किन किन तरह के बिजनेस होती है, यानी एज पर ऑब्जेक्ट, एज पर नंबर ऑफ प्रोप्राइटर। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं तो। और जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, हमारे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, उन्हें मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा। तो हम पार्टनरशिप को पहले समझाते हैं। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप, साझेदार, हिंदी में साझेदारी कहते हैं इसको। साझेदारी कैसा होता है? तो देखिए, आप अपने घर में अगर 2 भाई होते होंगे, 4 भाई होते होंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, अपने जायदाद के हिस्सेदार हो जाते हैं कि नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, क्योंकि मैं पता है स्टैंडर्ड लेवल का लेक्चर देने वाले बहुत सारे चार्टर्ड सब भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि मैंने अपना इंस्टीट्यूट का दोनों ब्रांच एक लोकेलिटी क्षेत्र पे, जहां इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं, एक नया लौकी ब्रांच जहां ओपन किया था मैं, वहां तो बिल्कुल कॉमर्स की कोई क्लासेस भी नहीं थी। तो मेरा कहने का मकसद बस इतना है कि एजुकेशन का एक अच्छा माहौल बने। तो इसलिए मैं ग्रामीण स्तर पर ईजी से लेवल को लेकर के, क्योंकि बच्चों का इंग्लिश तो बहुत वीक होता ही है और वो स्टैंडर्ड लेक्चर को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो मैं एक साधारण शिक्षक होने के नाते मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा। साझेदार का मतलब क्या समझे हम लोग?
कि अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे किसी भी फैमिली में मान लीजिए 4 भाई है, वो चारों भाई क्या होता है, अपने माता पिता के जायदाद का, संपत्ति का वो चारों हिस्सेदार होता है। ऐसा समझते हैं ना हम लोग। किसी घर में 2 भाई 2 बहन यानी 4 है, वो चारों भी हिस्सेदार होते हैं। मैं वही बात एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के नज़रअंदाज से देखें तो वहाँ पे हम क्या समझते हैं, उसी को कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी। मतलब ये साझेदारी कम से कम कितने लोगों के बीच हुआ, 2 व्यक्ति के बीच। स्वाभाविक सी बात है, कोई अकेला तो साझेदार हो नहीं सकता है, यानी कम से कम कितने लोगों को साझेदार होना पड़ता है, 2 आदमी को। तो हम तो ये समझ गए कि 2 आदमी मिलकर साझेदार बनेंगे, यानी कोई भी साझेदारी व्यवसाय कितने आदमी से स्टार्ट किया जा सकता है, पार्टनरशिप मिनिमम 2 आदमी से। अक्सर चार्टर्ड के एग्जाम में, सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो होती है उसमें पूछा भी जाता है कि मिनिमम पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म तो कितने होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम पूछेगा। तो इसके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, बैंकिंग और अदर देन बैंकिंग। मैं प्रीवियस वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आगे बात करता हूँ। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो जाता है, बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अदर देन बैंकिंग, बैंकिंग व्यवसाय को छोड़कर कोई भी व्यवसाय को उसमें मैक्सिमम संख्या 20 होना चाहिए। लेकिन यह पार्टनरशिप होता क्या है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आपस में समझौता करता है। अधिक व्यक्ति का अर्थ क्या हो गया मेरा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बैंकिंग व्यापार की दशा में 10 तक और बैंकिंग व्यापार को छोड़कर अदर कोई भी बिजनेस, वो भी कैसा बिजनेस, वैध व्यापार। कहने का मतलब अनलीगल नहीं होना चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए। अधिकतम 20 लोग तक आपसी समझौता से, यानी आपस में एग्रीमेंट करके, समझौता करके। वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो लिखित और मौखिक दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन किसका जब से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लिखित का। यानी हम सभी अगर किसी को मौखिक कह देते हैं कि हम लोग इस बात को मान लेंगे, क्या उस पर हमेशा अडिग रहता है, क्या कभी बदल सकता है इंसान। आजकल तो हम समझते हैं इस बात को। तो इसीलिए एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटेन होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई एक ऐसे वैध व्यवसाय को आपस में मिलकर उन सब के द्वारा या उन सभी के ओर से किसी एक के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है और उसके लाभ को आपस में सभी अपने समझौते के अनुसार बांटता हो, उसे ही हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। मैंने क्या समझाया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बारे में बता दिया मैंने, किसी एक ऐसे वैध व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में सहमत होते हों जो उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक या कुछ व्यक्ति के द्वारा संचालित किए जाते हों और उसके लाभ को आपस में पूर्वानुमानित एक समझौते के दौरान जैसा क्या गया रहा उस अनुसार में बांटता है आप लोग। तो कैसे यह होता है, अपना लाभ बांटने का तरीका क्या होता है, वो सब आज ही की वीडियो में हम देखेंगे। तो आपने सबसे पहले पार्टनरशिप की इन बातों को समझ लिया कि पार्टनरशिप होता क्या है। अब हम बात समझें कि यह पार्टनरशिप आया क्यों। तो सबसे पहले बिजनेस कैसा आया था, कंसर्न, यानी हमारे यहाँ सोल ट्रेड कंसर्न ही चल रहे थे, मतलब एकाकी व्यवसाय चल रहा था। तो एकाकी व्यवसाय में क्या होता था, कोई एक आदमी उसके प्रोप्राइटर, एक आदमी उसके मालिक, वही मालिक को सारा का सारा प्रॉफिट मिलता था। अगर लॉस होती थी तो सारा का सारा लॉस किसे सहन करना पड़ता, उसी व्यक्ति को जो उसका बिजनेस होता था। सारा काम पर ध्यान उसी को रखना पड़ता था। यानी मैनेजमेंट प्रक्रिया हो, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, अगर उसके किसी भी तरह की इशू हो जाए तो सारा कुछ उसी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, पैसों की कमी पड़ जाए, है कि नहीं, तो उसी को सहन करना पड़ेगा। हर तरह की बातें एक ही जने को करनी पड़ती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए पार्टनरशिप अस्तित्व में आया, यानी साझेदार व्यवसाय का निर्माण हुआ। यहाँ क्या होता था, अभी आप ही इंज्यूम कीजिए कि जब 2 लोग मिल जाएंगे तो 2 लोग में क्या हो जाता है कि हर चीज़ का एक सहूलियत मिल जाता है। मतलब अगर लॉस होगा, मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए 10,000 रुपये लॉस हो रहा है तो किसी एक को ही होने वाला था सोल ट्रेड में। अगर 10,000 लॉस होगा पार्टनरशिप में तो दोनों का कितना 5-5 हज़ार। तो आप इंज्यूम कीजिए कि जब 10 लोग होंगे तो 1-1 हज़ार करके, अगर 10,000 की लॉस होती है तो सभी को, किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी एक को पड़ जाता तो 10,000 का लॉस। तो इसीलिए साझेदारी फर्म एक रीजन ये भी था। दूसरा रीजन क्या था, एक अकेला व्यक्ति, मान लीजिए क्लॉथ्स का उसका बिजनेस चल रहा है, कपड़े का, और वह कपड़े का दुकान बहुत बड़ा सा है, मार्केटिंग वर्क भी देखना है, कस्टमर को भी डील करना है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है उसको भी देखना है। एक ही आदमी हर चीज़ को सही ढंग से नहीं देख सकता है कि नहीं। एम्प्लॉय को सैलरी भी देना है, कुछ वर्कर्स भी, उसको वेजेस भी देना है, यानी ओवरऑल हर बात को, हाँ समझ रहे हैं आपकी बात को कि एम्प्लॉय रख लेगा, ठीक है, लेकिन सोल ट्रेड कंसर्न का जो लार्जेस्ट कह सकते हैं कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, सहूलियत मिलती है। तो इस पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, इस काम को देखने के लिए तो एक को रख लेगा कि मार्केटिंग काम तुम देख लो, एक को रख लेगा प्रॉपरली जहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइज की जाए, चलाई जा रही है, वहाँ देख लीजिए। तीसरी बातें क्या देखा जाएगा, तीसरी बातें की बात वहाँ ये हो जाती है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो आएगा वो देख लेगा। यानी वो पार्टनर्स अपने अपने कामों को आपस में बांट लेते हैं।
उसके बदले में वे उसके जगह पे एम्प्लॉय रखते तो उनको सैलरी देनी पड़ती, तो वो सैलरी खुद रिसीट करते हैं या नहीं भी करते हैं। ये मैं बात अभी बताऊंगा कुछ देर के बाद। तो हमने क्या समझ लिया कि पार्टनरशिप क्यों आया, ये भी समझ गए। पार्टनरशिप होता क्या, सबसे पहले हमने समझ लिया कि पार्टनरशिप है क्या, किसे कहते हैं पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप सोल ट्रेड के बाद क्यों आया। हम कंपनी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। पार्टनरशिप को हम लोग पूरा खत्म कर लेते हैं। यानी हम लोग इस चैप्टर में, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, उसका नाम है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि लाभों का बंटवारा कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी अकाउंटिंग सिस्टम में हमने क्या देखा था, सोल ट्रेड का जैसा होता है वैसा ही सेम टू सेम पार्टनरशिप का भी होता है। कहने का मतलब प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, जैसा सोल ट्रेड का है वैसा ही पार्टनरशिप का है। कहने का मतलब जिस तरह से रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी ये 6 प्रक्रियाएं, अकाउंटिंग साइकिल की ये 6 प्रक्रियाएं सोल ट्रेड अपनाती है, सेम टू सेम एज इट इज पार्टनरशिप भी अपनाती है। लेकिन इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ा सा पार्टनरशिप से डिफरेंस क्या हो जाता है, क्योंकि पार्टनर की संख्या बढ़ जाती है। इसी के चलते हमने देखा था सोल ट्रेड के दौरान, हमने सीखा था 11th में, जो बच्चे 11th की क्लास नहीं लिए होंगे उनको काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर वो पेशेंस रख के हमारे प्रीवियस वीडियो को सही ढंग से देख ले, मैं 11th का हर वीडियो को नहीं दे पाया था क्योंकि लेट से हम क्लासेस हो गए थे, लेकिन अब नए सिरे से क्लासेस चल गई होती है 11th की, तो मैं एकदम नए सिरे से हर टॉपिक वाइज वीडियो हम अपलोड करते रहते। लेकिन ये कोरोना के चलते खैर वक्त के साथ हम नई नई वीडियो देते जाएंगे। जब से क्लासेस उम्मीद करते हैं बहुत जल्द रेगुलर क्लासेस सब चलना शुरुआत हो जाए। तो हम क्या बता रहे थे अभी आपको कि यही अकाउंटिंग साइकिल पार्टनरशिप का भी होता है। यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो सोल ट्रेड में तैयार किया जाता था, वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, वहाँ देखे थे हम लोग क्या कि फाइनल अकाउंट बनाने के दौरान किसी भी सोल ट्रेड कंसर्न में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता था तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता था। क्योंकि वहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वहाँ जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था हमें कहाँ एडजस्ट कर देते थे, पार्टनर्स के कैपिटल के साथ, कहाँ, वो भी बैलेंस शीट में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की फाइनल अकाउंट की। यानी सोल ट्रेड में जैसा जर्नल रिकॉर्डिंग के दौरान होता है, क्लासिफिकेशन के दौरान लेजर होता है, समराइजेशन के दौरान फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, वही प्रक्रिया पार्टनरशिप में सेम टू सेम होती है। बस अंतर बस इतना हो जाता है कि वहाँ फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बन जाता है। यहाँ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है मैं इसे बताऊंगा। यानी लाभ हानि नियोजन खाता हिंदी में कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, इसे कैसे तैयार करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। लेकिन उसका लिए हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट, ये बेसिक लेक्चर के लिए वीडियो रखते थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। उसके साथ बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ठीक है, इन बातों को देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम समझ लेते हैं कि यह पार्टनरशिप होता क्या, ये मैंने समझा, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है ये भी समझा। लेकिन एक चीज़ हम बता रहे थे अभी कि पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। यानी कोई भी साझेदारी व्यवसाय जब ऑपरेशन में आता है, स्टार्ट किए जाते हैं, तो वहाँ क्या बनाया जाता है, वहाँ पार्टनरशिप डीड सबसे पहले किया जाता है, यानी साझेदारी संलेख। तो ये साझेदारी संलेख होता क्या है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। एक ऐसा लिखित प्रलेख, वो कैसा होना चाहिए, रिटेन होनी चाहिए। एक ऐसा लिखित प्रलेख जिस पर साझेदारी व्यवसाय के चलाने के लिए सभी नियमों एवं उपनियमों का वर्णन होता है, उसे ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। तो उसमें क्या सब नियम उपनियम हो सकते हैं, तो समझिएगा एक एक करके। पहले नियम कि साझेदारी का फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, साझेदारी किस पर्पस से चलाई जा रही है, साझेदार कितने उसमें पैसे लगाएंगे, साझेदार को उस पर कितने % के रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, कितने % के हिसाब से, कितना तक वो आहरण कर सकता है बिजनेस से, इंटरेस्ट पर ऑन ड्राइंग्स कितने होंगे, पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जाएगी तो वो कैसा होगा, पार्टनर्स को कमीशन दी जाएगी तो वो किस किस बात पे दी जाएगी, अगर वो पार्टनर्स से ही फर्म लोन लेती है तो लोन की दशा में कैसे इंटरेस्ट देंगे। यानी इन बातों को हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो हम पार्टनरशिप डीड में इन बातों का चर्चा वर्णन होता है। लेकिन जब इन बातों का वर्णन पार्टनरशिप डीड में नहीं हो तब क्या होता है, तो आपस में विवाद हो जाता है पार्टनरों के बीच। तो इन विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है, तो अब हम बताते हैं आपको। यह साझेदारी जो हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं, इसका अधिनियम 1932 में बना था। कब, 1932, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था। और उसके दौरान उसमें कुछ सेक्शन वाइज, यानी हर चीज़ के बारे में, हर समस्या को समाधान के बारे में जिक्र की गई है। यानी सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 13D तक मेनली यहाँ पे जरूरत पड़ता है ना,
13D तक हम लोग देखते हैं। सेक्शन 13A B C D ये पड़ता है जरूरत हम लोगों को। ई भी है क्या? नहीं, 13D तक की बात हम देखते हैं। आगे जो होगा 12th के दौरान, 12th में जितनी बातों को देखा जाता है मैं उतनी बात बताऊंगा आप लोगों को। मैं अब बात करता हूं कि क्या अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा पार्टनरशिप डीड में नहीं हो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैंने बताया अभी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा इसमें नहीं हो पार्टनरशिप डीड में, तो ऐसी दशा में क्या उनको पूंजी पे ब्याज दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? तो बिल्कुल इसे पार्टनरशिप डीड में अगर लेखा नहीं है तो उसे पूंजी पर ब्याज बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि इसका लेखा होना चाहिए। अब मान लीजिए पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो गया, वो न्यायालय में जाके वाद प्रस्तुत करता है, न्यायाधीश के सामने कहता है कि हमारे पार्टनर्स हमें अपना, जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए था इंटरेस्ट। ऐसी दशा में पार्टनर्स क्या, जज क्या करेगी, न्यायाधीश क्या करेगी? सबसे पहले वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेकर आएगा, उसको देखी जाएगी उसमें प्रोविज़न क्या सब है। अगर उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा, क्या लिखा ही है क्या, किस सेक्शन में, तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C यानी सेक्शन 13C में लिखा हुआ है क्या, कि अगर पार्टनरशिप डीड में सभी साझेदार के द्वारा आपसी सहमति से लिखित रूप में अगर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि साझेदारों की पूंजी पर किस दर से ब्याज दी जाएगी, तो ऐसे दशा में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दी जाती है। तो न्यायाधीश के द्वारा जो फैसला आएगा वो क्या होगा कि बिल्कुल किसी भी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। यानी कौन सा धारा कह रहा है? सेक्शन 13C। मैं कह रहा हूँ इस बात को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बेस बिहार बोर्ड हो चुका है, और इस ऑब्जेक्टिव में तो जो भी आते हैं 50 से 60 क्वेश्चन अब आ रहा है, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। ऑब्जेक्टिव सब कैसे बनेगा? एक ऑब्जेक्टिव आप पूछने को आएगा कि साझेदारी अधिनियम कब बना था, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था। कह देगा कि साझेदारी अधिनियम 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र अगर साझेदारी संलेख में नहीं है, तो ऐसी दशा में साझेदारों को कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दी जाएगी? तो नहीं दी जाएगी। ऑप्शन रहेगा ABCD करके, वो आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, और इसके साथ पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन के बारे में। तो दूसरी बातें हम लोग करेंगे। अभी मैंने बताया किसी के बारे में, हर चीज़ को आप पेन और कॉपी यानी पेन और पेपर लेके आप बैठिए, हर चीज़ को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। कहने का मतलब प्रोजेक्टर लगा हुआ नहीं है कि हम आपको विजुअल करते रहे उसका स्क्रीनशॉट लेते चले। हाँ, लिखते हुए चलेंगे। तो हमने क्या सब बताया? सबसे पहले पार्टनरशिप को हमने देखा। पार्टनरशिप के बाद हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया। उसके साथ मैंने बताया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बाद हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सॉरी, इसी में क्या सब होता है, इसके अब्सेंस में, इसके अनुपस्थिति में किन की बातों का मैंने जिक्र किया, तो देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अगर जिक्र नहीं है पार्टनरशिप डीड में, अगर अब्सेंस है इसकी, तो ऐसी दशा में किसी भी साझेदार को यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13C के द्वारा क्या कहना है, किसी भी साझेदार को नहीं दी जाएगी, यानी कि क्रॉस, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरी बातें अब हम करेंगे हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों के बीच कैसे होगा अगर साझेदारी संलेख में इन बातों का अब्सेंस चल रहा है, यानी कि अनुपस्थिति है, तब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ, पार्टनर सैलरी। सैलरी या कमीशन। फिर देखेंगे हम लोग क्या था उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और भी कुछ रहेगा क्या? अच्छा, देख लेते हैं, बताते हुए चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दशा में 1932 सेक्शन 13C कहती है कि किसी को भी साझेदार को नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे?
कोई भी साझेदारी क्यों चलता है कि हम लोग लाभ को कैसे बांटे आपस में, लाभ हानि होने की दशा में हम लोग कैसे इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैपिटल रेशियो में, या कोई नॉर्मल रेशियो कहता है कि मान लीजिए 3 साझेदार है तो 3:2:1 के रेशियो में करेगा। अगर ऐसी भी बातें नहीं है, तब अगर एब्सेंस है, इस बातों का लेखा नहीं है, तब ऐसी दशा में हम लोग क्या देखते हैं, तो सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 डी कहते, सेक्शन 13 डी बी कहती है, सेक्शन 13 बी, यानी बी को ही प्रॉफिट बनाना हम सिखाए हैं बच्चों को, कैसे बता देते हैं। तो सेक्शन 13 बी क्या कहती है कि किसी भी साझेदार को प्रॉफिट क्या है, उसके रेशियो से कुछ नहीं, उन्हें इक्वली दे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे। देखिए ये याद करने का मैं एक ट्रिक बता दूंगा, छोटा सा कोई ट्रिक नहीं है, एक पढ़ाते पढ़ाते ऐसे दिमाग में आ गया तो बच्चे को मैंने क्लास के दौरान जिक्र कर दिया था। अब जब पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन की बातें हो गया, एक इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें होगी, वो भी हम लिख ही लेते, याद आ गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी जब पार्टनर्स का लोन होगा उस पर इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड दी जाएगी। तो पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन की जब बातें करेंगे हम लोग, तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट, अगर साझेदारी संलेख में साझेदार को सैलरी या कमीशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इनकी जिक्र नहीं हो, तो ऐसे दशा में सेक्शन 13 ए, सेक्शन 13 ए क्या कहती है कि किसी भी साझेदार को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। यानी इन वजह से अगर विवाद होगा तो वो साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ही इसे क्या किया जाएगा, निदान किया जाएगा। तीसरी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बातें कर ले हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दशा में सेक्शन 13 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 13, यहाँ ABCD कुछ नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब सेक्शन 13 कहती है कि किसी भी साझेदार को उसके आहरण पर, उसके द्वारा किए गए आहरण पर उससे ब्याज नहीं ली जाएगी। यानी जब फर्म अगर नहीं भी देगी, ऑप्शंस के दशा में नहीं देगी, तो लेने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस को, तो वो पैसा कहाँ से लाते हैं, अक्सर वो लोन के माध्यम से, यानी बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन अगर कोई साझेदार दक्ष है इस चीज़ में, उसके पास पैसे अच्छे खासे हैं, तो वो पैसे को क्या करेंगे, बोल सकते हैं कि हमारे अब हमसे ही ले लो, इसके बदले में हमें क्या करना, इंटरेस्ट दे देना। और वो इंटरेस्ट कैसे देना, तो मान लीजिए बोल देगा कि मुझे 15% से चाहिए या मुझे 10% से चाहिए इंटरेस्ट, और इसका लेखा पार्टनरशिप डीड में नहीं किया जाता है, वो मौखिक रह जाता है। बाद में विवाद होगा आपस में, बोलेगा कि नहीं हम देंगे, तुम्हारे द्वारा ऋण जो दिया गया तुम्हारा बिजनेस है, तुमको हम क्यों दें इंटरेस्ट, तो ये तो गलत होगा सरासर। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि न्यायाधीश में जब न्यायालय में इस तरह का जाता है मामला, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 13D को देखा जाता है। सेक्शन 13D में क्या देखा जाता है कि अगर किसी साझेदार के द्वारा अपने ही फर्म को लोन दी गई है और उस लोन पे प्रावधान नहीं है इंटरेस्ट देने का, तो ऐसी दशा में लॉस तो पार्टनर का होना नहीं चाहिए। तो 6% के हिसाब से, कैसे यहाँ पे प्रोविजन है कि @6% पर एनम के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट दी जाएगी। तो हम आज के क्लासेस में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में भी समझ लिया। इस चीज़ों को आप फिर से देख लिया कीजिएगा, समझ लीजिएगा ढंग से और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हम आप आज क्या समझ लिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे तैयार करते हैं, यानी पार्टनरशिप के दौरान हम सभी 11th में जहाँ तक सीख चुके हैं, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक की बातें, वही काम किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में भी। बस यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड में, यानी फाइनल अकाउंट के दौरान हम लोग जो सीखेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं, इसके लेकर के मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।